वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे मार्को रूबियो की आने वाली भारत यात्रा के बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मार्को रूबियो इंडिया के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं पिछले एक साल में, क्या उनको रिपेयर करने वो भारत आ रहे हैं या उनका कुछ और एजेंडा है? मार्को रूबियो का एजेंडा क्या है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली आपको मैं दो समरीज बताता हूँ कि पिछले एक साल में, हालांकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे तो काफ़ी इंडिया में उम्मीदें थी, वाबस्ता थी कि भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। कई बार इंडिया में ये नारे लग चुके थे, अब की बार ट्रंप सरकार, इंडिया वाज क्वाइट सपोर्टिव। इंडिया पहले ही क्वाइट हाई पे थी कि जो बाइडन के ज़माने में भारत के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे, कांग्रेस में उन्होंने जॉइंट सेशन पे लेक्चर भी दिया था। उसके बाद 2 बार उनको वाइट हाउस में खाने पे बुलाया गया, एक बार प्राइवेट लंचन टाइप विथ जो और जिल बाइडन के साथ, और फिर एक स्टेट डिनर जो बड़ा ख़ास था। उसके बाद बेसिकली जो बाइडन के ज़माने में ये अमेरिका पूरी तरह से कोशिश करा टू कन्वे द मैसेज कि भारत के साथ जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इनफैक्ट जो बाइडन ने कहा था कि दिस वाज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो इस सेंचुरी की सबसे बाअसर कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप थी। तो भारत वाज राइडिंग वेरी हाई, काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीप किया गया। कई बार मुलाकात हुई जो बाइडन की और नरेंद्र मोदी की। G20 को ले लें, वो भारत आए। क्वाड के वक्त नरेंद्र मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ जो बाइडन के घर आए यहाँ डेलावेयर में। तो इस तरह से यू कुड से कि मतलब दुनिया में सबसे अच्छी अगर कोई 2 मुल्कों के बीच में अगर आप रिश्ता अगर देखते तो वो भारत और अमेरिका के बीच में था। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर आए उसके बाद से, मतलब पहले ही दिन से मुझे लगता है कि इंडिया की रिलेशनशिप डाउनग्रेड होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले दावत दी अपने इनाग्रेशन के लिए शी जिनपिंग को, और डॉक्टर जयशंकर की बहुत कोशिशों के बावजूद भी इंडिया में नरेंद्र मोदी को उनके इनाग्रेशन के लिए नहीं बुलाया गया। फिर उसके बाद मुलाकात तो हुई, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू मीट। आई थिंक 4थे नंबर पे थे एशिया से वो, जापान के प्राइम मिनिस्टर के बाद किंग अब्दुल्ला और बीबी नेतन्याहू, इन तीनों के बाद उनकी मुलाकात हुई। ही वॉज द 4th टू मीट विथ ट्रंप। और आपको याद है जब जो बातें हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मीगा मेक इंडिया ग्रेट अगेन, अगर ये दोनों साथ साथ चले तो मेगा हो जाएगा। सो इस तरह का इट वाज लाइक ए ट्रायम्फलिस्ट डिस्कोर्स। लेकिन उसके बाद से जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि सीज़ फायर उनकी मदाखलत की वजह से हुआ, और भारत ने पूरी तरह से उसको इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने उसको पूरी तरह से इकरार कर लिया। ना सिर्फ इकरार किया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। उस मोमेंट के बाद से आप कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत तब्दील हो गए। तो ये एक पहला ब्लो था। हालांकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इंडिया ने इसको इतना सख्ती से क्यों डिनाई किया। द लॉजिक ये है कि इंडिया हमेशा से कहा कि इंडिया के कश्मीर का मामला और इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो हमेशा बायलैटरल ही रहेंगे, उसको मल्टीलैटरल कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डेलीगेशन भिजाया, ऑल पार्टी डेलीगेशन, कई मुल्कों को भेजा। तो इंडिया ने खुद उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया, उस इश्यू को बायलैटरल नहीं रखा। लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया अमेरिका का रोल। हालांकि इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि सबसे पहले सीज़ फायर का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया। इंडिया से नहीं आया अनाउंसमेंट, पाकिस्तान से नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप के पास से आया। तो एनीवे दैट वाज द फर्स्ट
टर्निंग पॉइंट। उसके बाद भारत के ऊपर ब्राज़ील के साथ सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा दिए डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के। इनिशियली चाइना के साथ जो शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं T20 चला, उनके साथ जब अमेरिका ने चाइना पे 145% टैरिफ लगा दिए थे, चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिए थे। फिर उसके बाद वो एक किस्म से पीस हो गया वहाँ पर एंड इट केम डाउन। तो चाइना वाज एट 34% उस वक्त, अब वो कुछ 20% पर है। तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे, 25% वो ट्रेड बैलेंस के ऊपर से रेसिप्रोकल टैरिफ्स कहते हैं उसको, और 25% इसलिए कि भारत रशिया के साथ तेल खरीद रहा था। वहाँ पर भी भारत के लिए इट वाज ए प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल रशिया से तो चाइना खरीद रहा था, लेकिन उस पर टैरिफ्स नहीं लगे, सिर्फ भारत पे लगे। इनफैक्ट सिर्फ भारत, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के ऊपर टैरिफ लगे कि वो रशिया से तेल लेता है। दूसरे और भी छोटे छोटे मुल्क हैं इंक्लूडिंग यूरोप जो तेल खरीदता है, अभी भी एनर्जी लेते हैं रशिया से। हंगरी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हंगरी और स्लोवेनिया भी एनर्जी लेते हैं रशिया से। तो उसके बाद मुसलसिल भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। एक और चीज़ जो हुई कि भारत इस साल क्वाड का प्रेसिडेंट था, तो और पुराने रिवाजों के मुताबिक क्वाड की फाइनल समिट भारत में होनी थी और हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, देयर हैज़ बीन नो क्वाड हेड्स ऑफ स्टेट समिट्स। फरवरी में क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई थी। अब आप देखिए तकरीबन 16 महीनों के बाद मार्को रूबियो आ रहे हैं 2-3 दिन में भारत, वहाँ पे क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स समिट होगी। टेक्निकली तो अब ये ऑस्ट्रेलिया का दौर है प्रेसिडेंसी का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई आपके पहले साल में, इंडिया के साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो इंडिया को एक एडिशनल उन्होंने काइंड ऑफ कह दिया कि आप कंटिन्यू करें एज प्रेसिडेंट ऑफ क्वाड। तो अब जो एजेंडा लेके आ रहे हैं मार्को रूबियो, ये बैकग्राउंड के तहत आप समझ रहे होंगे कि भारत के साथ एक ट्रस्ट का फैक्टर आ गया है। भारत के जो थिंकर्स हैं, जो थिंक टैंकर्स हैं, जो भारत के कमेंटरी करते हैं, जो भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, वो कहते हैं कि जो भारत का और अमेरिका के बीच में जो 20-25 साल से जो रिलेशनशिप बेहतर हो रही थी और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंडिया डज नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनीमोर। तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा चीज़ ये है कि एक सवाल ये उठता है कि व्हाट हैज़ चेंज्ड। मैं जब जनवरी में भारत गया था तो मैंने कई लेक्चर्स दिए ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, कई शहरों में, हैदराबाद में और दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज़ में, थिंक टैंक्स में। तो मेरा असेसमेंट ये है कि अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो बदल गई है। वो अब चाइना को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक का मेन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स थे, जो बाइडन, उससे पहले ट्रंप 1.0 और ओबामा, तो ओबामा ने अपने सेकेंड टर्म में पिवट टू एशिया की स्ट्रैटेजी अपनाई और उसमें एक था कि भाई एशिया दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक सेक्टर है, सबसे तेज़ ग्रो होने वाली इकोनॉमीज़ यहाँ हैं, चाइना और इंडिया थे, फिर जापान और साउथ कोरिया है, ताइवान भी है, फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दीज आर ऑल ग्रोइंग रैपिडली ग्रोइंग। ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले इंजन सारे एशिया में हैं। द फ्यूचर इज़ एशिया। इसलिए अमेरिका ने बेसिकली अटलांटिक जो रिलेशनशिप थी, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, ये एशिया है, तो ट्रांस अटलांटिक रिलेशन से उन्होंने पिवट करके एशिया की तरफ मूव कर लिया, यूरोप को पीट कर दिया। दैट वाज वो जो बराक ओबामा की पिवट टू एशिया। लेकिन उसको फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक में ट्रांसफ़र किया और फिर जो बाइडन ने उसको अपग्रेड किया टू हेड्स ऑफ स्टेट लेवल। अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सडनली सवाल ये उठता है कि डज इंडो पैसिफिक मैटर। जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें ज़्यादा कुछ अमेरिका की डिस्कशन नहीं है, डिफेंस स्ट्रैटेजी में भी नहीं है। अब 2 समिट्स हो चुके हैं, शी जिनपिंग के और डोनाल्ड ट्रंप के। या रात के 12 बज चुके हैं, इसलिए ज़रा मुझे चाय की ज़रूरत पड़ रही है, माफ़ करना। तो एक ये है कि बुसान में हुई साउथ कोरिया में, जिसको ट्रंप ने खुद G2 कहा। फिर उसके बाद अभी
डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाकर आए हैं। हालांकि भारत आने का प्लान था उनका पिछले अप्रैल, फिर वो उसको पोस्टपोन करके नवंबर किया, उसके बाद फिर पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो जा रहा है। अभी हो सकता है कि मार्को रूबियो की इस मीटिंग में कुछ तय हो कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो इंडिया कब आएंगे। बट एनीवे, क्वाड बिल्कुल इनएक्टिव हो चुका है। तो उसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अबैंडन कर दिया है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन जो भारत को पूछना चाहिए वेरी क्लियरली और मार्को रूबियो से जवाब हासिल करना चाहिए। इज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डन? इज़ क्वाड डेड? ये सबसे बड़ा सवाल है जो भारत को मार्को रूबियो से पूछना चाहिए। जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर क्वाड डेड है तो ये क्यों आ रहे हैं ऐसे वक्त मार्को रूबियो जब क्वाड की समिट हो रही है, यू नो। तो ये जो सवाल है दैट इज़ द सीरियस क्वेश्चन कि इफ़ क्वाड को रिवाइव करने आ रहे हैं तो कह दें कि क्वाड को रिवाइव करने आए हैं, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ। तो अब एजेंडा में क्या है? तो जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा, मैं आपको सुनाऊंगा अभी उनकी खुद मुँह ज़बानी, बट जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि रिपेयर करने जा रहे हैं, इज़ गोइंग देयर टू रिपेयर इंडिया यूएस रिलेशंस और एनर्जी सप्लाई चेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो हॉर्मुज़ बंद हुआ उसके वजह से जो दुनिया में जो चैलेंजेस हो रहे हैं एनर्जी सप्लाई, स्पेशली उन मुल्कों के लिए जो यूरोप पे डिपेंडेंट है। तो ये दो चीज़ों के लिए बात अमेरिका से की जा रही है। लेकिन उनका जो एजेंडा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो पहले कोलकाता जा रहे हैं जहाँ वो नए बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे। फिर वहाँ से वो जा रहे हैं जयपुर, आगरा, आई एम नॉट श्योर, आगरा, जयपुर जा रहे हैं, आगरा, और फिर वो दिल्ली आ रहे हैं। सो सवाल ये भी उठता है कि वो बंगाल पहले क्यों जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल? क्या देयर इज सम मैसेजिंग फॉर बांग्लादेश, या इट इज़ जस्ट ए कॉन्ग्रेचुलेशन के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सालों के बाद बंगाल में, और या पहली बार बंगाल में सरकार कायम की है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन कि क्या इज़ दिस मतलब मार्को रूबियो ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी को वो खुश करना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुश करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिलेशंस। मुझे लगता है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर मार्को रूबियो के साथ, तो अगर आप रिपोर्टर हैं सुन रहे तो ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या अब भी ट्रंप कहते हैं कि सीज़ फायर उन्होंने ही करवाया? और अगर जवाब हाँ में आता है तो देन यू कैन से कि द रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑन द मेंड। और अगर मार्को रूबियो उसको जवाब को डॉज कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अपनी राय नहीं बदली। मार्को रूबियो समझते हैं कि ये बात गलत है बट डज नॉट वांट टू एम्फसाइज दिस। और जो तीसरी बात जो है वो है कि हो सकता कि ट्रंप खुद अपनी राय बदल दिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया। वो अब टैरिफ वो सीज़ फायर की बात नहीं करेंगे। वी विल सी हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड। तो अब सुनते हैं मार्को रूबियो खुद क्या कह रहे हैं। Of their portfolio, we also think there's opportunities with Venezuelan oil. तो ये सुनिए। We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week. As well, so there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them, and so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe, like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs, and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well. तो अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को जितना तेल बेचना चाहते हैं इट्स अबाउट एनर्जी। तो आई थिंक कि वो एज एन
आफ्टर थॉट क्वाड का जिक्र किया। ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि जो उनकी सबसे पहली मीटिंग हुई आफ्टर हिज कॉन्फर्मेशन सेक्रेटरी स्टेट का, वो डॉक्टर जयशंकर के साथ हुई और जापान के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनके साथ उसी दिन मीटिंग हुई उनकी चंद घंटों बाद। तो उसके बाद से क्वाड की कोई मीटिंग नहीं हुई, ना फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई, ना हेड ऑफ स्टेट्स की हुई। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि क्वाड इज़ नॉट ऑन द टॉप ऑफ हिज एजेंडा। उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास अब तेल का प्रोडक्शन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा अमेरिका में भी, क्योंकि जो एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस बाइडन ने लगाए थे, ट्रंप ने उसको निकाल दिया है, तो अमेरिका में तेल बहुत निकल रहा है। अमेरिका इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तेल। रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों को मिलाकर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है अमेरिका अब तेल। और तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है। वेनेजुएला पे भी हमने कब्ज़ा कर लिया, वेनेजुएला का भी तेल अब अमेरिका मार्केट कर रहा है, तो हमारे पास बहुत तेल है, हम जितना चाहे उतना बेचना चाहते हैं भारत को। अब भारत जितना ख़रीदेगा हम उतना सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मार्को रूबियो इस टूर में जो भारत के ऊपर सप्लाई की जो मुश्किल आ पड़ी है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से, और जो वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है ईरान के ऊपर, जो इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पे जंग किया। देखिए पिछले एक हफ्ते से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई गए थे तो बस यही चर्चा चल रहा था कि I2U2 बहुत मजबूत हो गया है, भारत के यूएई और इज़राइल के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ अलाइनमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो भारत को मुश्किल हो रही है, जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आप सोना ना ख़रीदे, चांदी ना ख़रीदे, घर से काम करें, बाहर ना जाए, फॉरेन ट्रिप्स ना ले, इंपोर्टेड चीज़ें खरीद, ये जो बिल्कुल कोविड लाइक ऑस्टेरिटीज़ भारत में आई है, वो सिर्फ इस वजह से आई कि अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। अगर मुझसे बात करते तो मैं आपको पहली बात बता देता, कई बार बताया इस शो पे, कि दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ईरान वाज गोइंग टू डू। तो अब उसका फ़ायदा भी एक तरह से अमेरिका को हो रहा है, बिकॉज अमेरिका के डिपेंडेंट नहीं है, अमेरिका को तेल की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। एक अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरा अमेरिका बिग एक्सपोर्टर बन गया है। तो जो मुल्क वहाँ से नहीं ले सक रहे वो अमेरिका से तेल रहे, इंक्लूडिंग चाइना। तो अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास से तेल लें। तो मुझे लगता है द नंबर 1 एजेंडा जो मार्को रूबियो का है इज़ बेसिकली टू सेल इंडिया तेल, लिटरली तेल बेचने आ रहे हो भारत, एंड ही इज़ गोइंग टू पुट प्रेशर। बाकी के सारी बातें ही इज़ गोइंग टू टॉक वेरी ब्रॉडली जनरली, या हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए वगैरह, अनलेस इंडिया की प्रेस सीरियस सवाल उनसे पूछे क्वाड को लेकर, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर, और जो सीज़ फायर को लेकर। ये एक और एक चीज़ जो भारत के हलक में खटक रही है एक तरह से, जिसकी वजह से भारत के और उनके ताल्लुकात, अमेरिका के ताल्लुकात आर नॉट दैट गुड, इसके जो अमेरिका अब पाकिस्तान को जो आप कहिए कि बढ़ावा दे रहा है, कि आसिम मुनीर की मुसलसिल तारीफ़ करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ की भी बहुत तारीफ़ करते रहते हैं, और जो उन्होंने पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टैचर को एलिवेट कर दिया है थ्रू नेगोशिएशंस। अभी भी इसी मीटिंग में अगर आप दूसरे वीडियो स्टेट डिपार्टमेंट पे जाके देखें तो जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है ईरान के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा कि आज यानी 22 मई को पाकिस्तान के ऑफिशियल्स आर गोइंग टू ईरान टू कंटिन्यू विद द नेगोशिएशंस। तो अभी भी पाकिस्तान इज़ फुली इन्वॉल्व। मैं समझा था बीजिंग की जो मीटिंग हुई ट्रंप की और शी जिनपिंग के बाद, उसके बाद से शायद चाइना विल टेक ओवर द नेगोशिएशंस या चाइना का रोल बढ़ जाएगा, बट आई थिंक चाइना इज स्टिल बिहाइंड द सीन्स। चाइना समझता है कि ठीक है पाकिस्तान को आगे रहने दें, एंड बिकॉज चाइना कैन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान ऑल्सो एंड कैन इन्फ्लुएंस ईरान ऑल्सो, दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो बिहाइंड द सीन एक पपेटियर बन के आप कह सकते हैं कि वो कठपुतलियों को नचा रहा है पीछे से। तो बट ये जो भारत के लिए दिस हैज़ बिकम ए बिग प्रॉब्लम कि पाकिस्तान को इतना सेंटर में लेकर आ गया है जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका। जब भारत ने पूरी कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को एक पराया मुल्क बना दिया जाए, कि कोई उससे बात ना करे, कोई उससे ट्रेड ना करे, कोई इसकी मदद ना करे, बट ऑल ऑफ दैट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। सिवाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुनिया में बाकी सारे मुल्क आर एक्चुअली लुकिंग टू पाकिस्तान। ना सिर्फ अमेरिका उसके साथ डायलॉग कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब और क़तर उसके साथ डिफेंस पैक्ट्स करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने तो साइन भी कर लिया है, क़तर नेगोशिएट कर रहा है। टर्की के भी ताल्लुकात,
तो भारत के लिए ये बिग इशू है। तो जैसा भारत कहता है ना कि हम मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, हम इसराइल के साथ भी ताल्लुक़ रखेंगे, अरबों के साथ भी ताल्लुक़ रखेंगे, वेस्ट के साथ भी ताल्लुक़ रखेंगे, रशिया के साथ भी ताल्लुक़ रखेंगे, तो अमेरिका भी शायद वैसा ही कह रहा है कि भाई हम आपके साथ भी अच्छे ताल्लुक़ात रखेंगे और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुक़ात रखेंगे, एंड इंडिया डज़ नॉट लाइक दैट। एक वजह उसकी है कि इंडिया की पब्लिक बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है इन बाज़ सेलेक्ट जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर। तो उस वजह से भी भारत की सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब देखिए आप, मुझे लगता है कि जो आरएसएस ने अमेरिका में आके अपना इमेज सुधारने की कोशिश की, तो उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा यहाँ अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ कि भाई आपको पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर करना पड़ेगा। तो दत्तात्रेय होसबले जो वापस गए भारत, उनके बारे में मैंने काफ़ी तफसीलन उनके विज़िट के बारे में लिखा, आप जाके पढ़ सकते हैं फ्रंटलाइन मैगज़ीन में। इसी जो करंट मैगज़ीन है फ्रंटलाइन की, जो उसका कवर स्टोरी इज़ अबाउट बंगाल के इलेक्शन की, तो उसमें मैंने तफसीलन लिखा कि जो आरएसएस की विज़िट थी अमेरिका में क्या हुआ, हडसन इंस्टीट्यूट वगैरह में। तो उसके बाद दत्तात्रेय वहाँ जाकर भारत में शुरू कर दिए कि अब पाकिस्तान के साथ हमको डायलॉग करना चाहिए। ये आरएसएस के तरफ से इनिशिएशन आया और वो कह रहे हैं कि वी शुड इम्प्रूव आवर रिलेशन। वो अमेरिकन दबाव के अंडर आ रहा है, क्योंकि आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ख़ुद भी आरएसएस के मेंबर है, उन्होंने तो कहा था कि भाई बातचीत और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता। अब खुद आरएसएस कर रही है कि हमको बातचीत करना चाहिए। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू मेंट कि भारत तो कोशिश कर रहा है कि उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें सिर्फ इटली और अमेरिका के तरफ इंडिया हैज़ अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, यानी इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। लेकिन बाकी सारे मुल्कों से इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो इंडिया हैज़ ए ट्रेड पॉजिटिव बैलेंस, आपका ट्रेड सरप्लस है। बाकी के साथ सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है। बिगर पार्टनर जैसा कि चाइना को ले लें, तकरीबन $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया कुछ $20-25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, $120-125 बिलियन के इंपोर्ट्स करता है चाइना से। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन अगर आप सर्विसेज में देखें तो 70% इंडिया के आईटी सर्विसेज अमेरिका को जाते हैं। तो इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव। टेक्नोलॉजी की उम्मीदें हैं, स्पेस में कोलैबोरेशन चाइना अमेरिका के साथ हो रहा है, इंजन खरीदना चाह रहे हैं फाइटर जेट्स के लिए वगैरह वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इंडिया नीड्स फ्रॉम अमेरिका, सो दे नीड बेटर रिलेशंस। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये मार्को रूबियो का ट्रिप विल बी ए गेम चेंजर? क्या इससे भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर होंगे या वैसे ही रहेंगे और इंडिया पे दबाव पड़ेगा कि आप हमसे ज़्यादा तेल खरीदें? द मिनिमलिस्ट इस के ये आके तेल बेचने आ रहे हैं, कहेंगे कि भाई आप ईरान के साथ तेल ना लें। अब इस बार हमने वेवर दे दिया है, रशिया से आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगले महीने के बाद हम वो वेवर शायद एक्सटेंड ना हो, आप हमारे पास से तेल ख़रीदेंगे। महंगा और ज़्यादा देर लगेगा आने के लिए। और तेल की कीमत, अगर ये रेजोल्यूशन नहीं होता तो आप जाके देखें, गीता गोपीनाथ जो हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, IMF की वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकी है। तो गीता गोपीनाथ ने अभी रजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कह रही थी कि तेल की कीमत 140 तक चले जाएगी। इस वक्त 105 है, 140 तक जा सकती है अगर जून के महीने तक ये ईरान का मसला हल नहीं होता। तो अगर 140 हो जाएगी तेल की कीमत, तो ना सिर्फ रुपये की कीमत गिरते जाएगी, 100 के ऊपर हो जाएगा डॉलर, बल्कि बहुत नुकसानात हो गए। नॉट सिर्फ इंडिया को, सारी दुनिया के सारी इकोनॉमीज़ को असर होगा। अमेरिका पर भी असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि यहाँ पे तेल होने के बावजूद भी तेल वो वर्ल्ड की जो ग्लोबल प्राइस है उसी पे बेचते हैं अमेरिका में भी। तो इसलिए जब जंग से पहले अमेरिका में तेल $3 से कम था, अब 4.5 के ऊपर हो गया है। मोस्ट ऑफ द कंट्री में बाज़ जगह $6 तक चला गया है। सो द क्वेश्चन रियली इज़ कि क्या ये खाली तेल बेचने आ रहे हैं एनर्जी, या ही इज़ गोइंग टू गो थ्रू द मोशंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होगा कि वो क्वाड समिट की बात कहते क्या हैं, और फिर उनकी जो मुलाकातें होने वाली हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, या 4 कह सकते हैं आप। 4th के ऊपर सवालिया चिन्ह है। पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग ये है कि उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। नंबर 2 उनकी मुलाकात होगी डॉक्टर जयशंकर के साथ। नंबर 3 अजीत डोवल के साथ।
अजीत डोवल के साथ वो इसलिए मिल रहे हैं कि मार्को रूबियो के दो जॉब्स हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। तो वो फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से जयशंकर से मिल लेंगे और एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो अजीत डोवल से भी मिल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो मिल रहे हैं दैट इज़ द स्टैचर ऑफ द अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर। हर फॉरेन मिनिस्टर से तो नहीं मिलते। मुझे याद है द लास्ट टाइम ही मुझे लगता है कि सरगेई लैवरॉव जब आते हैं, जब मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनसे भी मुलाकात की, इस बार भी और इससे पहले भी 2 बार आई थिंक इंडियन मोदी हैज़ मेट द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। अब्बास अराक्ची से पहले जो थे शायद उनसे भी मुलाकात हुई। और फिर ये 3 मीटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और चौथी मीटिंग इस क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। उस पर क्या होता है वी शैल सी। कुछ नया मोमेंट, ऐसा सवाल ही उठता है कि इज़ देयर ए मोमेंटम देयर, कुछ आगे बढ़ेगा या नहीं, दैट इज़ द की क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वो क्लोज डोर मीटिंग में जो बातें होगी, आई थिंक बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस और जापानीज़ और इंडियन, बेसिकली बीजिंग में जो हुआ शी जिनपिंग की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप, उसको लेकर कई सवालात वो ऑफ द रिकॉर्ड मतलब बिहाइंड द क्लोज डोर्स करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में वो बातें आएंगी, क्योंकि अगर आप जापान हैं, अगर आप इंडिया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया है, तो यू शुड बी वरिड कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में कोई ग्रैंड बार्गेन हो जाती है तो फिर क्वाड की ज़रूरत ही नहीं है, इंडो पैसिफिक विल बी ओवर। सो वी आर थिंकिंग ऑफ दोज डेवलपमेंट्स। तो वी विल सी व्हाट विल हैपन एंड गोइंग फॉरवर्ड। तो बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है आजकल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो वो ट्वीट करते हैं, दैट बिकम्स द फॉरेन पॉलिसी। तो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि वाइल मार्को रूबियो इज़ गुड एट व्हाट ही इज़ डूइंग, वो उतने महत्वपूर्ण है ही नहीं एस्टैब्लिशमेंट। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं और कुछ नहीं किए, वहाँ पे आपको मार्को रूबियो की सोच और मार्को रूबियो की जो पॉलिसी से नज़र आ रही हैं। और वो खुद अपनी क्यूबा के एजेंडा को लेकर ही इज़ क्वाइट बिजी एंड फोकस्ड ऑन क्यूबा, कि वो खुद क्यूबन हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट रिजीम चेंज इन क्यूबा। तो एक चीज़ मुझे जो समझ में नहीं आई कि ये जो बंगाल की जो विज़िट है, अगर एक तो ये है कि मार्को रूबियो एक कैथलिक हैं, काफ़ी रिलीजियस कैथलिक है, और यहाँ पर काफ़ी शोर उठा हुआ है बाय रिलीजियस ग्रुप्स के भारत में हिंदू नेशनलिज्म के बढ़ने की वजह से क्रिश्चियनों पर और माइनॉरिटीज़ पे काफ़ी गड़बड़ बुरा हाल हो रहा है। जो खुद मार्को रूबियो की अगर आप पुराने स्पीचेस देखें तो उसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। सो ही इज़ गोइंग टू मदर टेरेसाज हाउस, क्योंकि वो कैथलिक भी हैं। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू सेंड द सिग्नल कि हम इंडियन क्रिश्चियंस को भूल नहीं रहे। सो एक मैसेज ये है कि वो कलकत्ता में जो मदर टेरेसा के घर वो जा रहे हैं, इट्स अ सेफ प्लेस फॉर हिम। ही कैन सेंड अ वेरी सटल सिग्नल कि वी आर कनेक्टिंग टू क्रिश्चियन, बिकॉज ये जो सरकार है ट्रंप की, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्रिश्चियन नेशनलिस्ट की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ख़ुद आपने देखा होगा पीट हेग्सेट बड़े बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल रिसाइट करते हैं प्रेयर्स वगैरह के साथ, वो बहुत ही ओपनली क्रिश्चियन है। मार्को रूबियो भी है लेकिन उतना ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन करता ज़्यादा है। सिग्नल्स उसके काफ़ी एक्शंस के थ्रू है। सो हिज एक्शन ऑफ गोइंग टू मदर टेरेसाज हाउस इन कोलकाता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज इज़ उनकी मुलाकात है जो बीजेपी के नए चीफ मिनिस्टर के साथ होगी इन वेस्ट बंगाल। जो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इज़ दिस समहाउ कनेक्टेड टू बांग्लादेश जो अब अनाउंस किए उनके जो नए चीफ मिनिस्टर है तारिक रहमान के, वो जा रहे हैं चाइना। बांग्लादेश काफ़ी क़रीब आ गया है चाइना में। अगर ये बात सच है कि अमेरिका ने ये रिजीम चेंज करवाया था शेख हसीना का टू रिप्लेस दैट विद मोहम्मद यूनुस, जो बहुत ही लाडले थे जो बाइडन के, और अब बांग्लादेश के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वो चाइना की तरफ ज़्यादा रुझाव हो रहा है उसका। हालांकि बांग्लादेश को काफ़ी अच्छी टैरिफ डील दी थी, इंडिया से बेहतर डील मिली थी बांग्लादेश को। तो
it is not clear to me कि what is there a Bangladesh agenda, is there a Bangladesh angle है या नहीं है, वो वादे नहीं है. It's not very clear. But it is an important meeting और कई चीज़ें जो अभी तक confusion में थी वो clarify हो जाएगी इस मीटिंग के बाद. Anyway, तो ये मेरी ब्रीफिंग है. आई विल बी ऑब्वियसली वॉचिंग द मीटिंग्स क्लोजली. तो जब वो पहुँचेंगे भारत तो जब ज़रूर कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करिए, मीटिंग फॉलो करिए और मैं बहुत क्लोजली वॉच करूँगा और आई विल बी डूइंग रेगुलर शोज़ दोनों अंग्रेज़ी में और इंग्लिश में करता रहूँगा. सो प्लीज़ कीप एन आई ओपन. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. एक और परेशानी की बात यह है कि अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जिसके वजह से हमारे पास ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे, जिसकी वजह से लोग पैसे यहाँ ही पर इन्वेस्ट करेंगे, यहीं बैंकों में रखेंगे एंड मोटिवेशन नहीं होगा भारत में या कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए. सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स शायद कम हो जाएंगे और मज़ीद इंडिया में. तो वो भी एक नया चैलेंज आने वाला है. वी विल सी, इट डिपेंड्स. एक नए यहाँ पे सेंट्रल बैंक के नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं. वी विल सी व्हाट पॉलिसी ही टेक्स. लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में ऊपर ही रहे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे दूसरे मुल्कों में. एनीवे, वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन दैट बिकम्स क्लियर. बट उस पर रखिए, इट्स ऑन द होराइजन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर, बाय.